नमस्कार दोस्तों, FIS में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और ये टॉपिक होगा एयर मास एंड फ्रंट, वायु राशि एवं वाताग्र की। आज हम लोग बात करेंगे जो क्लाइमेटोलॉजी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें चाहे फ्रंट हुआ या आपका साइक्लोन हुआ, उसे समझने में हमें बहुत ही सहायता मिलेगी। तो इसलिए आज हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कि वायु राशि क्या है, फिर हम इसी के साथ सीखेंगे कि फ्रंट क्या है उसके बारे में। और वायु राशि के बारे में हम लोग जानेंगे, इसकी उत्पत्ति, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं कि भिन्न भिन्न ऊंचाई पर वायुमंडल में एक निश्चित आयतन वाली जो वायु है उसमें टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी समान होती है, उसे हम वायु राशि कहते हैं। बट इसके लिए ज़रूरत ये है कि बहुत विस्तृत क्षेत्र, हम ये कह सकते हैं कि बहुत विस्तृत क्षेत्र पर ऐसी एयरपुंज, ऐसी वायु जिसमें तापमान और आर्द्रता दोनों में समानता हो, उसे हम एयर मास कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग कुछ इस तरह से ये देख भी सकते हैं कि एयर मास ये कोई एरिया है बहुत विस्तृत, यहाँ पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों एक जैसी है, तो इसे हम एयर मास कहते हैं। अब इसके बाद इसके ओरिजिन के लिए, इसकी उत्पत्ति के लिए कुछ आइडियल कंडीशन होनी चाहिए। तो इसके लिए एक जो है बहुत विस्तृत, बहुत बड़ा जो है क्षेत्र होना चाहिए, और बड़े क्षेत्र के साथ साथ बहुत बड़ा क्षेत्र और यूनिफॉर्म रीजन होना चाहिए। यूनिफॉर्म का यहाँ कहने का ये सेंस है, या तो लैंड पार्ट पूरी तरह से होगा या तो ओशन होगा, या तो ये लैंड हो या तो पूरी तरह से ओशन हो। क्योंकि अगर लैंड पार्ट होगा और ओशन पार्ट दोनों मिक्स होंगे तो उसके लिए जो आइडियल कंडीशन होती है वो नहीं मिल पाएगी एयर मास बनने के लिए। तो इसलिए या तो वह लैंड हो या ओशन हो। दूसरा कह रहा है कि जो एयर है, एयर में जो मूवमेंट है, तो उन एयर के जो मूवमेंट हो रहा है तो उनमें कन्वर्जेंट होना चाहिए, वायु में कन्वर्जेंट होना चाहिए, अभिसरण होना चाहिए। फिर इसके बाद एटमॉस्फेरिक कंडीशन शुड बी स्टेबल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो वायुमंडलीय दशाएं हैं वह भी जो है लंबे समय तक स्थिर होना चाहिए। अगर उसमें स्थिरता नहीं, अस्थिरता उत्पन्न होगी तो एयर जो है आपस में मिक्स करते रहेंगे। तो इसलिए जो है जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है समरूपता उसमें नहीं पाई जाएगी। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता और टेम्परेचर की जो बात हो रही है, यहाँ पर ये समझना है कि इसका ये मतलब है कि ये नहीं ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो ये मतलब कोई एक निश्चित स्क्वायर वाली एयर है तो इसमें टेम्परेचर मान लो 5 डिग्री सेल्सियस है, तो इस पूरी एयर में टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस होगा। और अगर ह्यूमिडिटी जो है अगर 70% है तो टोटल में 70% ह्यूमिडिटी होगी। ठीक है, ह्यूमिडिटी 70% होगी या 75% होगी। और इसका ये मतलब नहीं है कि एक जैसे दोनों का कि टेम्परेचर जितना उतनी ह्यूमिडिटी हो, ऐसा नहीं है, बल्कि जो ह्यूमिडिटी है वो पूरे में एक जैसी होगी, किसी में कम ज़्यादा नहीं होगी। और जो टेम्परेचर है उस पूरे इस एरिया वाली जो एयर है इसमें एक जैसी होनी चाहिए। अब इसके बाद कुछ ऐसे आइडियल एरिया है जो इसके ओरिजिन के लिए अच्छा माना जाता है। तो पोलर ओशनिक रीजन, ठीक है, जो ध्रुवीय सागरीय क्षेत्र, और दूसरा पोलर आर्कटिक कॉन्टिनेंटल रीजन। एक कह रहा है कि जो एक तो कॉन्टिनेंटल रीजन होगा महाद्वीपीय और महासागरीय ध्रुवीय क्षेत्रों का। फिर हम लोग आते हैं कि ट्रॉपिकल ओशनिक और ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल, उष्णकटिबंधीय ऐसा क्षेत्र जो उष्णकटिबंधीय वाला ये वाला रीजन है यहाँ पर, ठीक। और ये कॉन्टिनेंटल और ओशनिक दोनों हो सकते हैं। उसके बाद इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर मतलब ये वाला रीजन, अगर हम ये बात करें तो ये भूमध्य रेखा के आसपास वाला रीजन,
और मानसून वाला रीजन, मानसूनी प्रदेश जहाँ जहाँ पर मानसून आते हैं वो रीजन, यही जो है 6 ऐसे आइडियल रीजन हैं जहाँ पर एयर मास की ओरिजिन के लिए आइडियल कंडीशन बनती हैं। उसके बाद कुछ जियोग्राफिकल लोकेशन के आधार पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पोलर और दूसरा ट्रॉपिकल, ठीक, ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय। अब इसमें ह्यूमिडिटी, ठीक, एंड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के आधार पर इसे हम विभाजित करते हैं। जैसे कॉन्टिनेंटल, अब कॉन्टिनेंट एंड मैरीटाइम ओशन की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्टिनेंट का जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी होगी वो अलग होगी और मैरीटाइम की जो ओशन की ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर अलग होगा। तो इसलिए इसका विभाजन है कि कॉन्टिनेंटल है या मैरीटाइम है, या यहाँ पर स्टेबल, वो वायु कैसे है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है। स्टेबल वायु में रेनफॉल नहीं होगी, अनस्टेबल है तो रेनफॉल होगी। अब वो कोल्ड एयर है या वार्म एयर है, ठीक, इस तरह से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के आधार पर इनका डिवीज़न किया गया है। फिर हम लोग ये वायु राशियों को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि वार्म एयर मास, कोल्ड एयर मास। अब यहाँ पर वार्म और कोल्ड का सेंस इतना ही है कि अगर मान लो कि किसी, अगर वार्म एयर मास की बात हम करते हैं तो वो कहीं से जो वार्म एयर मास आ रहे, मान लो कि यहाँ से ये एयर यहाँ से चलना शुरू की, यहाँ से चल रही है, तो ये अब यहाँ से चली और इसे जाना है इस प्लेस पर, इस प्लेस पे जाना है। इस प्लेस का जो टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर होगा वो मान लो 15 डिग्री सेल्सियस है, और जहाँ पर ये जा रही है इसका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। तो जो ये एयर जा रही है इसकी सतह का टेम्परेचर ज़्यादा है और ये जहाँ पर जा रही है, जब इस रीजन में आएगा तो इसका टेम्परेचर जो है यहाँ पर कम है, इसका टेम्परेचर इसकी सतह का ज़्यादा है, तो इसे हम बोलेंगे वार्म एयर, वार्म एयर। लेकिन जहाँ पर जा रही बहुत बड़ा क्षेत्र है तो उस वार्म नीचे की सतह का उसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, लेकिन जो कोल्ड यहाँ का हिस्सा क्या है, कैसे कोल्ड है उसकी तुलना में, तो ये बहुत बड़े क्षेत्र पे है। तो वो क्या होगा कि इसकी जो एयर है जब इस रीजन में पहुँचेगी तो धीरे धीरे जो कोल्ड एयर यहाँ, क्योंकि कोल्ड है, कोल्ड के जब संपर्क में आएगी तो वो भी ठंडी हो जाएगी। जब ये एयर ठंडी हो जाएगी तो स्टेबल हो जाएगी, तो स्टेबल हो जाएगी तो यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। इसका हम उल्टा करते हैं, अगर इसका उल्टा ये कर देते हैं कि ये जो एयर जा रही है इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, तो ये जो है इसे हम कोल्ड एयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोल्ड एयर। क्योंकि अब कोल्ड एयर जिस रीजन में जा रही है वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है और इसकी सतह टेम्परेचर 10 डिग्री है और जहाँ पर पहुँचे उसका टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो उस रीजन में पहुँचेगी तो ये जो कोल्ड एयर है उस रीजन वाली एयर के संपर्क में जब आएगी तो पूरी तरह से गर्म हो जाएगी। गर्म होने की वजह से उसमें अपलिफ्टमेंट होगा, एयर क्या करेगी, यहाँ से उठेगी, उठेगी। अब यहाँ से उठना शुरू कर देगी, किस फॉर्म में? कन्वेंशनल करंट के रूप में, संवाहिनी धाराओं के रूप में। यहाँ से इस रीजन से एयर उठना ऐसे शुरू करेगी, ठीक। तो जब ये ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगी तो कुछ ऊंचाई जाकर वो एयर जो है सैचुरेट हो जाएगी। अगर मॉइस्चर है तो फिर उसके बाद सैचुरेट, जब मॉइस्चर होगा तो सैचुरेट हो जाएगी। सैचुरेट होने के बाद यहाँ पर बादल बनेंगे, फिर वर्षा होगी। तो कहने का मतलब जो कोल्ड एयर है उसमें जो है वर्षा होगी, जो वार्म एयर है उसमें वर्षा नहीं होगी, क्योंकि एयर मास की यहाँ पर बात हो रही है। जनरली क्या हम अभी बताए थे कि जब कोई एयर जो है अगर वार्म होती है तो उसका वेट लाइट होगा, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा, उसमें अनस्टेबिलिटी होती है। तो अनस्टेबल एयर का अनस्टेबल होना ज़रूरी है। तो यहाँ भी जो कोल्ड एयर आई थी वो अनस्टेबल होकर ऊपर गई, इसलिए यहाँ वर्षा हो रहा है। जो वार्म एयर आई थी वो स्टेबल होकर रुक गई, वर्षा नहीं हो पाई। तो ये हो गया कोल्ड और वार्म। अब हम एयर मास जो पढ़े हैं इससे
इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका महत्व है। तो अगर हम महत्व की बात करें तो सबसे बड़ा जो महत्व दिख रहा है इसमें कि यह जो है फ्रंट के फॉर्मेशन में इसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। जो वाताग्र हमारा बनता है वो उसमें सबसे बड़ी भूमिका है। अगर एयर मास नहीं है तो वाताग्र नहीं बनेगा। दूसरा, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस या साइक्लोन का आना, उसमें भी इसकी मेजर भूमिका होती है। उसके बाद हीट एंड ह्यूमिडिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करती है एयर मास, ठीक, बड़े पैमाने पर। और रीजनल वेदर के कंडीशन को भी किसी क्षेत्र के वहाँ की जो वहाँ वेदर जो है, वहाँ की मौसम की जो दशा है, वहाँ की जो सीजन है, उसको भी ये बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। उसके बाद प्रेडिक्शन ऑफ वेदर, इसके आधार पर, वायु राशियों के आधार पर हम मौसम की भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, ये टॉपिक ख़त्म हो गया, फिर हम फ्रंट समझते हैं क्या है। तो फ्रंट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जब दो विपरीत स्वभाव वाली, विपरीत जो नेचर वाली वायु राशियाँ, ठीक, विपरीत नेचर के यहाँ का मतलब ये है कि एक गर्म वायु राशि है मान लो, और एक ठंडी वायु राशि है। जब ये गर्म और ठंडी वायु राशि आपस में मिलती हैं तो इनके सहारे एक ढलुआ सीमा बनती है, एक स्लोपिंग बाउंड्री बनती है। तो जो स्लोपिंग बाउंड्री बनती है उसी स्लोपिंग बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, वाताग्र, ठीक है। तो जब दो विपरीत स्वभाव का मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी जैसी जो कंडीशन है वो अलग अलग हो, ठीक, और एक वार्म हो उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, वार्म होगी हल्की होगी, दूसरी ठंडी और भारी होगी। तो जब दोनों विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ हैं, जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो एक दूसरे में अंदर देखो, वार्म जो है ये कोल्ड वार्म में आने की कोशिश करेगी, वार्म कोल्ड में आने की कोशिश करेगी। तो इस तरह से इनके सहारे एक स्लोपिंग बाउंडिंग बनती है, एक ढलुआ सीमा बनती है, जिसे हम वाताग्र कहते हैं या फ्रंट कहते हैं। अब इसे क्लासिफाई किया गया, जो हमारा फ्रंट है, वाताग्र है, इसे 4 भागों में हम डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वार्म फ्रंट क्या होता है। तो अगर हम वार्म फ्रंट की अगर बात करते हैं उस वाताग्र के, तो यहाँ पर जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ मिलेंगी, एक कोल्ड और हैवी होगी, ठंडी और भारी होगी, दूसरी वार्म और लाइट होगी। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जो वार्म और लाइट वेट वाली, मतलब गर्म और हल्की वायु है, वो आक्रामक होकर कोल्ड एयर के ऊपर चढ़ती है। तो इससे जो ढलुआ सीमा बनती है हम उसे बोलते हैं उष्ण वाताग्र या वार्म फ्रंट। इसका जो स्लोप होता है, इसमें स्लोप जो होता है वह कम होता है कंपैरेटिवली कोल्ड फ्रंट के तुलना में इसमें जो स्लोप होता है कम होता है। और इसमें जब वेदर की बात करते हैं, अगर कोल्ड फ्रंट बना हुआ है तो इसमें वेदर क्या होगा कि वो अगर यहाँ धीरे धीरे मौसम इसमें जो है ग्रेजुअली जो है चेंज होता है, बहुत धीमी गति से चेंज होगा और मौसम परिवर्तन कई दिन लग जाते हैं एक स्थान से, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाने में इसके बहुत टाइम लग जाता है। और इसके आगमन का जब ये आने वाला होता है वार्म फ्रंट, तो सबसे पहले जो हिंट होता है इसे सीरियस क्लाउड दिखाई देते हैं, ठीक। उसके बाद थोड़े समय के लिए ये सीरियस क्लाउड दिखाई देंगे, फिर कुछ देर के बाद जो है इसमें सीरियस स्टेटस एंड अल्टो स्टेटस क्लाउड जो है उत्पन्न होते हैं। और कुछ समय के बाद अगर यहाँ पर वर्षा होना, मॉइस्चर वगैरह होगी तो वर्षा होगी, और वर्षा धीमी गति से काफ़ी लंबे समय तक होती रहती है एक स्थान पर कई दिनों तक, क्योंकि ये बहुत ग्रेजुअली चलते हैं, बहुत धीमी गति से चलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो कोल्ड फ्रंट है, कोल्ड फ्रंट क्या है कि जैसे उसमें वार्म एयर अटैक की, आक्रामक होकर ऊपर गई,
उसे हम वार्म फ्रंट कहें। कोल्ड एयर में क्या होगा, कोल्ड एयर जो है अटैक करेगी, आक्रामक होगी और वार्म एयर को ऊपर उठा देगी, तो इसे हम बोलेंगे कोल्ड फ्रंट। और कोल्ड फ्रंट का जो स्लोप होता है वो वार्म फ्रंट की तुलना में ज़्यादा होता है। इसका 1:25 से 1:100 तक होता है, उसका 1:100 से 100 मतलब 400 तक होता है। कहने का मतलब यहाँ स्लोप का है कि अगर हम 1 सेंटीमीटर जाते हैं तो जो हमारा स्लोप है, मतलब 25 यहाँ पर 25 सेंटीमीटर गए तो 1 डिग्री स्लोप हमारा बढ़ जाएगा। ठीक, उसमें क्या है कि अगर हम 400 या 100 सेंटीमीटर जाएंगे तब 1 डिग्री जो है हमारा स्लोप चेंज होगा। तो ऐसी स्थिति में इसकी वेदर जो कंडीशन है वो क्या होगी। अगर वेदर कंडीशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर पहले तो ये जो अगर कहीं रुक गए, पहले तो बहुत ही फास्टली चलते हैं, शीत वाताग्र जो है एयर ऊपर ढके आगे चल रहे हैं, इनका जो वेग होता है वो 52 से 75 किलोमीटर ठीक है पर आवर होता है। और यह जो है तेज़ी से आगे बढ़ते हैं तो मौसम जल्दी ही साफ़ हो जाता है, जिस रीजन से जाते हैं वहाँ मौसम साफ। और यदि कुछ देर के लिए अगर वहाँ पर ये स्टेबल हो गए, रुक गए, तो कपासी मेघ छा जाते हैं। ठीक, क्यूमुलो निम्बस अगर लगा है तो इसका मतलब बारिश होगी। क्लाउड छा जाते हैं और थंडरिंग होती है, थंडर स्टॉर्म के साथ जो है यहाँ पर वर्षा होती है। वर्षा जब ये क्लाउड बनेगा क्यूमुलो निम्बस, तो इसका मतलब है हैवी रेनफॉल होगा, लेकिन थोड़े समय के लिए होगी, उसके बाद फिर मौसम यहाँ का साफ हो जाता है। इसके बाद जो है एक ऑक्युलेटेड जो है फ्रंट है, इसमें क्या होता है कि जब गर्म और ठंडी वायुराशियाँ आपस में मिलती हैं तो ठंडी वायुराशि बहुत तेज़ी से चल के गर्म वायुराशि का जो सरफेस से, जो उसके सतह से जो लिंक है उसे समाप्त कर देता है, तो उसे हम बोलेंगे ऑक्युलेटेड वायुराशि। इसमें मौसम मिक्स रहता है, तो न बहुत ज़्यादा बारिश होती है न बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है। इसके बाद एक होता है स्टेशनरी फ्रंट, ठीक है, स्थायी वाताग्र। उसमें वायुराशियाँ ऐसे आमने सामने ऐसे जाती हैं, टच होता है, ठीक है, लेकिन आक्रामक नहीं होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्टेशनरी फ्रंट। ठीक, स्थायी वाताग्र। इसके बाद जो है ये टॉपिक समाप्त होता है। फिर जब हम दोबारा जब मिलेंगे तब फिर किसी न किसी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।